Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to start a new chapter of class 9th, the French Revolution. As we very well know, this chapter is related to history portion. So of course this chapter we are going to start and to understand in our story way, because we very well know the history word consists one another word, it is known as story. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका जो फर्स्ट पैरा है, एंड मैं आपको पहले बता दूं एक चीज़ कि हमें जो भी चैप्टर रीड करना है फ्रॉम क्लास 9th, इट्स बेटर कि हम लाइन टू लाइन उस चैप्टर को समझें, उस लाइन टू लाइन उस पैरा को, उस पूरे के पूरे चैप्टर को समझें, क्योंकि आपके बिटवीन ऑफ द चैप्टर ही आपके क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा को. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो इस फर्स्ट पैरा को समझने से पहले जो आपका चैप्टर की हेडिंग है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो समझ लेते हैं. देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरह की रेवोल्यूशन है जो फ्रांस में हुई थी, और ये फ्रांस कंट्री से रिलेटेड है. फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है. और रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? एक तरह का पॉलिटिकल अपहीवल, एक तरह की पॉलिटिकल राजनीतिक उथल पुथल, जिसमें जो वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो वहाँ का नेशन स्टेट है, उसको एक तरह से ग्रेट चेंज, उसका एक ग्रेट चेंज होने वाला है. ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज लेके समझिए, तो उसी को बोलते हैं एक तरह से रेवोल्यूशन. तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रांस में? मॉर्निंग की बात है, 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग की बात है, और ये कहाँ की बात हो रही है? सिटी ऑफ पेरिस. ठीक है, वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट हो गया था. क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो किंग है, वहाँ का राजा, उसने जो सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर दिया था कि आप सिटी में जाइए, क्योंकि रूमर्स, इस तरह रूमर्स मीन्स अफवाहें, एक तरह की अफवाहें उड़ गई थी पूरी की पूरी सिटी में कि राजा ने आर्मी को भेजा है किन लोगों को मारने के लिए? यहाँ के सिटीजन्स को मारने के लिए. तो इस तरह की जब अफवाहें उड़ी तो लोगों ने समझा इसको और किस तरह से एक्शन लिया. तो इसके लिए 7,000 मैन और जो वीमेन थे वो एक साथ इकट्ठे हुए टाउन हॉल में. ठीक है, और उन्होंने सोचा कि हम अपनी खुद की एक जैसे फोर्स बनती है, तो उस तरह की एक पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे मिलजुल के एक फोर्स बनाते हैं. दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. और इसके लिए आपको पता है, अगर हम कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उसके लिए हमें हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, हमें नीड पड़ती है आर्म्स की, वेपन्स की. तो इसी वे में यहाँ पे जितने भी लोग मिले थे और उन्होंने पीपल्स मिलिट्री बनाई थी पीपल्स की. तो उनका मेन मोटिव यही था कि जाके उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ढूंढा. वहाँ पे वो किस सर्च में निकले थे? वो हथियारों की सर्च में निकले थे. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. तो फाइनली सेवरल हंड्रेड पीपल जो थे मार्च टूवर्ड्स, वो कहाँ मूव करने लगे? वो चले ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, जो सिटी का पेरिस की ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न पार्ट है, उसमें मूव करे. और वो कहाँ पहुंचे? एक वहाँ पे किला था, फॉर्ट्रेस था, जिसको एक प्रिजन भी बोलते हैं, बेस्टाइल का. तो वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया, और वहाँ पे उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ उन्हें वेपन्स मिल जाएंगे. ठीक है, एम्यूनेशन मीन्स जो भंडार में होर्डेड पूरे भंडार लगे हुए थे वेपन्स के, शायद उन बिल्डिंग्स में वहाँ पे मिल जाए. तो प्रिजन था एक, तो यहाँ पे उनको पूरी उम्मीद थी यहाँ पे उनको हथियार मिल जाएंगे. इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड. और इसी तरह की जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, तो इसमें जो कमांडर था जो बेस्टाइल का, वो मारा गया. और साथ में जो भी प्रिजनर्स वहाँ पे कैद थे उनको रिलीज कर दिया गया. मे बी दो दे वर ओनली 7 ऑफ देम, मतलब वो कितने थे? सिर्फ 7 थे. येट दी बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल. और एक वजह ये भी थी कि जो बेस्टाइल था वो माना जाता था बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. इस बेस्टाइल को एक तरह से बेस्टाइल माना जाता था कि जो राजा की निरंकुश पावर होती है, जो एक निरंकुश शक्ति होती है कि राजा किसी और की नहीं सुनता, तो उसका ये प्रतीक माना जाता था इस बेस्टाइल जेल को. तो लोगों ने इस वजह से, लोगों को इससे बहुत नफरत थी, और वो चाहते थे कि अगर हम इस बेस्टाइल जेल को पूरे अच्छे से तबाह कर दें, इस बेस्टाइल किले को एकदम तोड़ दें, तो एक तरह से हमें लगेगा कि ये जो राजा की पावर है वो टूट गई है. द फोर्ट्रेस वॉज demolished and its stone fragments were sold in the markets
टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो इस किले को पूरी तरह से अच्छे से तोड़ दिया गया और इसके साथ ही जो इसके स्टोन फ्रेगमेंट्स जो भी पत्थर से ये बना था, तो उन पत्थरों को मार्केट में इवन बेच दिया गया। और किन लोगों को बेचा गया? जो लोगों को एक होता है ना कि वो सेव करते हैं कुछ यादों को, तो सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सोवेनियर मीन्स होता है समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू बाई समवेयर यू हैव बीन ऑन हॉलीडे और ऑफ अ स्पेशल इवेंट, ठीक है। तो आप कुछ फ्यूचर में कोई किसी भी चीज़ के डिस्ट्रक्शन का एक तरह के सबूत रखना चाहते हो, कुछ तरह के जो भी वहाँ की चीज़ें आपको मिलती हैं, तो एक तरह के आपको अपनी यादों में रखना है, तो इस तरह से वो पत्थर भी लोगों ने मार्केट से खरीद लिए। इस तरह से फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है, द डेज दैट फॉलोड सो मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। दिन पे दिन अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रियोट स्टार्ट होने लगे, दंगे फसाद स्टार्ट होने लगे पेरिस और कंट्री साइड में। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। इसके साथ ही बहुत सारे लोग, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस था ब्रेड का वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। तो मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, दो मोस्ट पीपल एट द टाइम did not anticipate this outcome. How and why did this happen? तो इसके बाद जब हिस्टोरियंस ने पूरा का पूरा ये स्टडी किया, तो उन्होंने माना ये जो छोटी छोटी इवेंट्स हुई, ठीक है, जिस तरह के बेस्टाइल जेल को तोड़ा गया, किस तरह से प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, हथियार लूटे गए, इवन जो फ्रेगमेंट्स थे, जो स्टोन फ्रेगमेंट्स, उनको बेचा गया मार्केट्स में, और जिनको खरीदना था अपनी यादों में उनको रखना था, उन्होंने खरीदा भी। तो और किस तरह से मार्केट में ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, रियॉट होने लगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातों को पूरा हिस्टोरियंस ने समझा कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से फ्रेंच में क्या हुआ, फ्रांस में एग्जीक्यूशन हुआ किंग का, यहाँ का जो राजा था उसको फांसी की सजा दी गई। तो इसके लिए जो छोटी छोटी इवेंट्स थी वही एक चेन बनती गई, और इन्हीं की वजह से देखिए किस तरह से फ्रांस में इस तरह का कि वहाँ के राजा को फांसी दी गई। तो ऐसी बात किसी ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ये हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यही यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसके आंसर अब हमें नेक्स्ट पेज में मिलेंगे। इसके बाद देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे है सबसे पहले जो आपकी मेन हेडिंग है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखिए इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाया है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में, कि किस तरह से लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी थी, वहाँ कौन रूल करता था, किस तरह की सोसाइटी डिवाइडेड थी, और तो पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो इन 1774 लुइस 16th ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स एसेंटेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, ठीक है। 1774 में जो लुइस 16 था, जो बर्बन फैमिली को बिलोंग करता था, वो यहाँ का राजा था। अच्छा, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन तुरंत बनते हैं कि 1774 में कौन वहाँ का राजा था, कहाँ का, फ्रांस का कौन राजा था। और आपसे पूछ सकते हैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो वहाँ का राजा कौन था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई है, तो यहाँ से भी इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु वॉज फ्रॉम विच फैमिली लुइस 16 बिलोंग, तो डैट आंसर आपको उसका आंसर लिखना है बॉर्बन फैमिली, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद ही देखिए, ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। जब वो 20 साल का था तभी उसकी शादी किससे हुई? एक ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट, उससे। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे ही ये राजा बना, उसने पाया कि उसका जो पूरा खजाना है, जो ट्रेजर है, वो पूरा खाली है। और ये कैसे खाली हुआ? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक जब यहाँ पे वॉर चलते गए, उसकी वजह से फ्रांस की जो संपत्ति है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, वो धीरे धीरे खत्म होते गए। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलेस। इसके साथ ही बाकी सारा पैसा कहाँ लग गया? जो वर्साइलेस में एक बहुत ही बड़ा भव्य पैलेस बनाया था, भवन बनाया था, महल आप कह सकते हो, तो उसमें खर्चा हो गया। अंडर लुइस 16 फ्रांस हैव द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। इसके साथ ही लुइस 16 के टाइम पे फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को भी सपोर्ट किया था, उनको भी पैसे दिए थे, जिसकी वजह से वो अपनी इंडिपेंडेंस किससे उनको मिल जाए, जो कि फ्रांस की एक कॉमन एनिमी है ब्रिटेन से। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livres टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion livres, ठीक है। इसी के साथ वॉर में बिलियन लिवरेज यहाँ पे कर्जा भी हो गया था, और जो कि आगे चल के बढ़ के 2 बिलियन लिवरेज हो गया। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट। इसके साथ ही जो लैंडर्स, जो कर्जो जो जिन लोगों ने भी यहाँ कर्जा दिया था, उन्होंने नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो उन्होंने भी यहाँ पे जो
जितना भी लोन दिया था फ्रांस में, उन्होंने भी कितना चार्ज बढ़ा दिया, 10% इंटरेस्ट उस लोन पे बढ़ा दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो लीवरेज वर्ड है ये क्या है, देखिए आप यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू वर्ड्स में, लीवर्स बोलते हैं इसको। तो ये एक यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड 1794। तो 1794 तक ये फ्रांस की करेंसी रही, और उसके बाद 1794 के बाद इस करेंसी को हटा दिया गया। ठीक है। तो लीवर वर्ड यूज किया जाता था वहाँ की करेंसी के लिए जो फ्रांस में यूज होती थी किसी भी तरह के बिजनेस को करने के लिए। तो यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीवर्स। ठीक है। इसके साथ ही देखिए, लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो इसका मतलब जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसको बहुत सारा जो अपना परसेंट है, जो भी उनका बजट है, वो किस में देना पड़ रहा है, जो भी उन्होंने लोन लिया उसको, लोन को चुकाने में, उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने में, टू मीट इट्स रेगुलर। तो इतना हिस्सा तो उनका एक चीज में चला जा रहा है। इसके साथ ही और भी रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है। तो इस तरह के जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आप मान लो आर्मी को मेंटेन करना, उनको पैसे देने सोल्जर्स को, साथ में जो कोर्ट है उसमें खर्चा होता है, साथ में गवर्नमेंट को रन कराना, ऑफिस को रन कराना, यूनिवर्सिटीज़, तो इन सब में काफ़ी सारा पैसा लगता है। तो अब जब इतना सारा पैसा जो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, तो किस तरह से ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उनको किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो इसके लिए फिर स्टेट ने डिसाइड किया, फ्रांस ने, कि अब वो टैक्सेस और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज करेंगे टैक्सेस। तो येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states and only members of the third state पेड टैक्सेस। ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट था, एक तरह से आप समझ सकते हो कि टैक्सेस वाला कोई नई चीज़ नहीं था, हमेशा से शुरू से वहाँ पे टैक्स इस तरह के टैक्सेस जो थे वसूले जा रहे थे। तो फ्रेंच सोसाइटी अगर 18th सेंचुरी में आप जब कंस्ट्रक्शन देख लें, क्योंकि इस आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वर दी सोशल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपको सोशल कॉजेज में इन्हीं सब सोसाइटी से रिलेटेड आपको पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो फ्रेंच सोसाइटी अगर 18th सेंचुरी में देखी जाए तो वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में। ठीक है। और 3 स्टेट्स में जो ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, तो जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वही क्या पेड करते थे, वो टैक्सेस पे करते थे। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो किसी तरह के टैक्सेस को पे नहीं करते। तो यहाँ से आपको ये इस लाइन से ये मतलब मीनिंग पता चल जाता है। तो ये थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट होगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए इनकी क्या स्टोरी थी। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। तो यहाँ पे जो सोसाइटी थी आपकी स्टेट्स वाली was part of the feudal system। ये किस सिस्टम का पार्ट थी, ये पार्ट थी फ्यूडल सिस्टम का, जो कि काफ़ी पहले मिडल एजेस में फॉलो किया जाता था। और द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society institution of France before 1789। और एक वर्ड जो एक टर्म यूज होती थी ओल्ड रिजिम, ये कब यूज होती थी, ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती थी सोसाइटी और जो भी फ्रांस का इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म ओल्ड रिजिम यूज होती थी फ्रांस में। कब होती थी, बिफोर 1789। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। अगर आपसे कोई बोले कि ओल्ड रिजिम, तो ओल्ड रिजिम का मतलब है कि वो कहाँ की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है। इसके बाद देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third estates. The members of the first two estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads। तो ये जो पैरा है आपका, ये मेनली आपका पूरा जो सोशल कॉज है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए अगर फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी पहले ही बात 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट में आप क्या आते थे, अगर आप ये वाला चार्ट देखो यहाँ पे फिगर, तो फर्स्ट स्टेट में आपके क्लर्जी आते थे। ठीक है, क्लर्जी जो आपने सुना होगा, प्रिस्ट होते हैं, फादर्स होते हैं, पॉप होते हैं, जो चर्च में है ना काम करते हैं एक तरह से। तो चर्च की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको ये करते थे। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, जो रईस लोग आते थे, नोबल्स आते थे, वो यहाँ पे आते थे, अमीर लोग। उसके बाद थर्ड स्टेट में
कौन कौन थे थर्ड स्टेट में? बिग बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स होते थे, लॉयर्स होते थे, एक्सेट्रा। साथ में पीजेंट्स एंड आर्टिसंस भी होते थे, ठीक है। यहाँ पे पीजेंट्स वर्ड आया तो मैं आपको पहले बता दूं, पीजेंट्स देखिए आपको फार्मर्स को ही बोला जाता है, बट यहाँ पे किस तरह के फार्मर्स? स्पेशली लेबर्स, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे, उनके खुद के पीस ऑफ लैंड नहीं होते थे, बल्कि वो किसी दूसरे जमींदारों या नोबिलिटी के खेतों में काम करते थे। इसी तरह से आर्टिसंस, आर्टिसंस कारीगर होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपने आर्टिस्ट देखे होंगे, तो उनका पूरा का पूरा ये समुदाय कम्युनिटी होती थी आर्टिसंस की, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जैसे आप पॉटरी ले लो, वीविंग ले लो, इस टाइप के आर्टिसंस होते थे। इसके बाद देखिए स्मॉल पीजेंट्स, देखिए पीजेंट्स की भी कैटेगरी थी, कुछ थोड़े से अच्छे हालात वाले पीजेंट्स हैं जिनकी कंडीशन अच्छी थी। इसके साथ ही स्मॉल पीजेंट्स से स्पेशली यहाँ पे लैंडलेस लेबर भी लिखा है, और आपके सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये सारे जो भी थे, ये सब लोग वो थे थर्ड ई स्टेट में, और यही जो थर्ड ई स्टेट था वही सबसे ज़्यादा टैक्सेस को पे करता था। इससे पहले जो हमने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट देखा, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो किसी तरह के कोई भी टैक्सेस को पे नहीं करते थे, बट जो भी फैसिलिटीज होती थी वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे। जितने भी गवर्नमेंट में जॉब्स वगैरह थी वो भी इन्हीं लोगों के लिए थी, इनको ही हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड थी। बाई बर्थ, नोबिलिटी का केस देखो तो बाई बर्थ इनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड थी, प्रिविलेजेस थी, बहुत सारे राइट्स थे, जिसमें एक राइट ये भी था कि ये कभी भी आगे मतलब किसी भी तरह के टैक्सेस को नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड ईस्ट स्टेट का अगर यहाँ पे देखें तो ये 90% जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, वो थर्ड ईस्ट स्टेट में आती थी, और ये काफ़ी गरीब लोग थे, और इनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि गरीब तो थी बट इनको वहाँ पे काफ़ी मात्रा में टैक्सेस भी देने पड़ते थे। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, और जो भी ज़मीन में ये लोग खेती करते थे वो भी अगर इनकी बात करें कि इनके पास कितने ज़मीन का हिस्सा था, तो बहुत ही कम था। ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन का हिस्सा था वो किसके पास था? नॉबल्स और चर्च के पास था, और रिचर मैन जो अमीर लोग थे थर्ड स्टेट के, उनके पास था, और ये बाकी तो सब उनके ज़मीनों पे खेती करते थे। और अगर फर्स्ट टू स्टेट्स की बात करें तो क्लर्जी और नोबिलिटी, तो उनके पास काफ़ी सारे प्रिविलेजेस थे बाई बर्थ, उनके पास काफ़ी सारे राइट्स थे, और उसी में एक राइट ये भी था कि वो किसी तरह के टैक्सेस को पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ इस पैरा से हमें पता चल गया। इसके साथ ही नॉबल्स बहुत काफ़ी इंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस को, ठीक है। अच्छा, इस फ्यूडल प्रिविलेजेस के अंतर्गत ही फ्यूडल ड्यूज, तो पीजेंट्स को क्या होता था? पीजेंट्स फ्यूडल ड्यूज भी पे करते थे। इसके अंतर्गत, इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये जो लास्ट 2-3 लाइन्स ये यही फ्यूडल ड्यूज और फ्यूडल प्रिविलेजेस को मेंशन कर रही है कि पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। जो यहाँ के किसान थे, जो पीजेंट्स है, आप लेबर्स कह सकते हो, लैंडलेस पीजेंट्स कह सकते हो, लैंडलेस फार्मर्स, तो ये मजबूर थे कि इनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी लॉर्ड को, किसको? नॉबल्स को, और टू वर्क इन हिज हाउस, उनको काम करना पड़ता था उनके घरों में, उनके खेतों में। साथ ही जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आर्मी में भी उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता था, उनको अपना सहयोग देना पड़ता था, पार्टिसिपेट करना पड़ता था आर्मी में। साथ ही जब रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होती थी तो उनमें भी उनको अपना योगदान देना पड़ता था। तो इस तरह से जो नॉबल्स थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे थे, साथ ही फ्यूडल ड्यूज भी लेते थे वो पीजेंट से, लैंडलेस फार्मर्स थे और इसके अकॉर्डिंग ये जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो इनके लिए सर्विसेज करते थे, इनके घरों में, इनके खेतों में, और यहाँ तक कि आर्मी में जब ज़रूरत पड़ती थी तो आर्मी में भी एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट करते थे, और साथ ही जब बिल्डिंग हो रही है, कोई भी रोड्स कंस्ट्रक्शन, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें भी ये अपना योगदान देते थे, कंट्रीब्यूशन देते थे। इसके साथ नेक्स्ट पैरा देखिए, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेथ्स और व्हाट डू यू मीन बाय टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो चर्च, इसके अलावा बाकी सब ये तो टैक्स दे ही रहे हैं, उसके साथ ही चर्च भी एक तरह का टैक्स लेता था, जिसको टिथ्स बोलते थे, और ये किससे लेता था? ये पीजेंट से लेता था, ठीक है। जो थर्ड ईस्ट स्टेट होती थी उससे ये टैक्सेस वसूल किए जाते थे। इसके साथ ही एक डायरेक्ट टैक्स भी होता था कॉल्ड टाइल एंड अ नम, जिसको स्टेट वसूल करता था, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देखें तो जो टाइल है वो एक टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, तो ये जो थर्ड स्टेट था, ये एक तरह का टाइल नाम का एक टैक्स जो था वो डायरेक्टली पे करता था स्टेट को। इसके साथ ही काफ़ी सारे इनडायरेक्ट, देखिए ये दो जो मैंने अभी बताए आपको, ये तो कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हुए, ठीक है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो कि रोज़मर्रा की जो भी कंजप्शन वाली चीज़ें थी, जैसे कि टबैको, सॉल्ट, उन पे भी काफ़ी सारे
टैक्सेस लगे होते जो इन लोगों को देने पड़ते थे। द बर्डन, तो इस तरह से द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो इस तरह से जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखी जाए, जो भार था स्टेट का, वो सारा का सारा टैक्सेस कौन पे कर रहा था? थर्ड स्टेट। तो एक तरह से अलोन ये सारे के सारे जो थर्ड स्टेट है, ये अलोन ही अकेले ही सारे टैक्सेस को पे कर रहा था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नेशन है वो चल रहा था। इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे बनते हैं रिलेटेड टू न्यू वर्ड्स से, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जो कि एक द स्पाइडर एंड द फ्लाई नाम की एक पिक्चर दी गई है, एंड एनोमस एचिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? एक पर्सन जिसका हमें नाम नहीं पता, उसने पिक्चर को थोड़ा सा बनाया है उसने, और इस पिक्चर से हमें क्या समझते हैं वो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोबल है, एक नोबल और एक थर्ड स्टेट का पर्सन दिखाया गया है, जिसमें लिखा है दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलेड, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ आ लुक, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से एक जो नोबल पर्सन यहाँ पे बैठा है, उसके लिए थर्ड स्टेट का एक पर्सन इसको पूरी पिक्चर को, जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, थ्री जो स्टेट थे उनको शो रिप्रेजेंट किया गया इस पिक्चर के थ्रू। तो इसमें जो थर्ड स्टेट का पर्सन है वो सारी चीज़ें लेके आया है, बट आप देखो तो एक तरह से वो जो नोबल उस सीट पे बैठा वो एक देखता भी नहीं उस इंसान को, किसी तरह की कोई कदर नहीं है, ठीक है, उसकी ड्यूटी है, उसको लाना है तो वो लाएगा और ये सब सामान देगा। द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, ठीक है। तो आप यहाँ देखें तो नोबल मैन जो है वो एक तरह के स्पाइडर का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे एक पोर्ट्रेट किया गया है उसको स्पाइडर की तरह, और जो पीजेंट है वो एक यहाँ पे फ्लाई है, ठीक है। इसके साथ ही द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, इसके साथ ही देखिए जितना भी सामान उससे पहले वो जो लाया, उससे पहले आप देखिए एक बोरी में काफ़ी सारा सामान जो है वो भरा रखा है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है मेरे पास है तो मैं और ना लूँ, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। अब जितना इसको दो उतना ही कम है, मतलब नॉबल्स को जितना भी आप दे दो वो उसके लिए कम है। तो ये टैक्सेस को ही रिप्रेजेंट किया गया कि पहले से इतने ज़्यादा टैक्सेस उन पे लगाए गए, उसके बावजूद और भी टैक्सेस उन पे लगाए गए, जिसकी वजह से उन्हें बार बार बहुत मुश्किल से वो टैक्सेस को पे कर पा रहे हैं। इसके बाद देखिए द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कितना मुश्किल था फ्रांस में उस टाइम सर्वाइव करना। तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो 1715 से 1789 तक देखें पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, 23 मिलियन से 28 मिलियन के करीब ये पॉपुलेशन बढ़ गई थी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इसके साथ ही एक बहुत ज़्यादा, अब जाहिर सी बात है अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स की जो डिमांड होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स could not keep pace with the demand, और जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहा था ग्रेन्स का वो इतना अच्छे से नहीं हो रहा था जितनी की डिमांड थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जो यहाँ पे प्राइस था ब्रेड का, ठीक है, जिसको आप पाव रोटी बोलती हैं, तो उसका यहाँ पे प्राइस काफ़ी, जो कि स्टेपल डाइट थी, जो कि मेन डाइट थी, मेजोरिटी वहाँ पे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वह ज़्यादातर इसी खाने को खाते थे, तो उनके लिए एक ये मेन फूड था। और इसकी जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ी और काफ़ी हाई रेट हो गए। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स वेजेस। इसके साथ ही जब इतनी प्राइसेस बढ़ने लगी तो लोग काम ढूंढने लगे। तो काम जब उन्होंने जगह जगह वो काम करे थे, वर्कशॉप्स में करे थे, हुज ओनर फिक्स, तो जो उनके ओनर्स थे वर्कशॉप्स के उन्होंने फिक्स कर दिया था उनका सैलरी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, बट जो सैलरी जो वेजेस उनको मिलता था वो एकदम फिक्स हो गया था। तो जब मार्केट में प्राइसेस बढ़े तो उस मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी जो पॉकेट में जितना ही मनी था उस चीज़ को वो अगर वो कुछ भी खरीदने जाते थे तो वो उतना काफ़ी नहीं होता था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन, तो इस वजह से गरीब और अमीर का जो एक आप देखो डिस्टेंस काफ़ी वाइडन हो गया। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और स्थिति तब ज़्यादा बहुत खराब हो जाती जब सूखा या ओले पड़ जाते थे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। दिस लेड टू सबस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम, ठीक है। तो एक तरह का ये सब्सटेंसेस क्राइसिस पड़ जाता था। अब सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब क्या होता है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहाँ पे बेसिक लाइवलीहुड, आपका जो खाने पीने का जो सामान होता है वो आपको नहीं मिल पाता है, जिसके से आपकी लाइफ बहुत ही डेंजर में पड़ जाती है। तो एक तरह की ये सिचुएशन क्रिएट हुई जिसको सब्सटेंसेस क्राइसिस बोला गया। और इस ये जो क्राइसिस थे ये किस टाइम फ्रांस में काफ़ी फेस किए गए? ये फेस किए गए जब ओल्ड रेजिम थी वहाँ पे, तब इस तरह के क्राइसिस को काफ़ी बार वहाँ पे देखा गया।
इसके साथ ही नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हाउ आर सब्सटेंसेस क्राइसिस हैपेंस, तो एक तरह का फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया गया है जिसमें आपको भी कुछ कॉलम आप फिल कर सकते हो कि किस तरह से क्राइसिस होते थे जब बैड हार्वेस्ट, जब फसल बर्बाद हो जाए, पुअर लोगों को कुछ भी खरीदने या खाने को ना मिल पाए, इसके साथ कुछ डिजीजेस वहाँ पे हो जाएं, तो इस तरह के क्राइसिस तब होते थे। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है आ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। तो इन दी पास्ट, अगर मैं इनविसेजेस की यहाँ पे मीनिंग बताऊँ तो इनविसेजेस मतलब होता है टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का इमेजिन करना कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। तो इससे पहले हमने ये चीज़ देखी है पास्ट में, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि किसी ने विद्रोह नहीं किया, यहाँ के जो पीजेंट्स और वर्कर्स ने काफ़ी सारे रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट किया। और किस चीज़ के अगेंस्ट है कि टैक्सेस और जो फूड स्कैर्सिटी हो रही है कि फूड की शॉर्टेज हो रही है और साथ में जो टैक्सेस बढ़े उनके खिलाफ थे। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्किल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल इकोनॉमिक्स ऑर्डर। बट इन्होंने जो भी प्रोग्राम्स चलाए वो इतने अच्छे से आप कह सकते हो कि इतने अच्छे से चले नहीं जिसकी वजह से किसी तरह का चेंज नहीं हुआ, सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन न्यू आइडियाज। तो इसके बाद ये जो रिवॉल्ट वाला जो चीज़ थी ये किसने मतलब किसने स्टार्ट करी और किसने अपनी जिम्मेदारी ली, तो ये थर्ड स्टेट के लोग थे जो प्रॉस्पेरस थे, थोड़े से अमीर थे और साथ में कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो न्यू आइडियाज़ थे उनके पास। तो 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म द मिडिल क्लास। तो इसके साथ ही 18th सेंचुरी में एक तरह का सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको नाम दिया मिडिल क्लास, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society। तो इन्होंने ये जो मिडिल क्लास के लोग थे जो कि आपके थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास के लोग थे, ये कुछ वेल्दी लोग भी थे जिन्होंने अपना व्यापार बाहर ओवरसीज समुद्र के दूर दूर इलाकों से किया और जिसकी वजह से इनकी आमदनी बढ़ी। इन्होंने काफ़ी सारे गुड्स को, जैसे कि आप वूलन ले लो, सिल्क टेक्सटाइल के थ्रू इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जिसकी वजह से ये धीरे धीरे सोसाइटी के रिचर मेंबर्स बन गए। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इससे पहले हमने थर्ड स्टेट का पूरा कॉम्पोजिशन पढ़ लिया था कि उसमें कौन कौन लोग थे। तो ऐसा नहीं था सिर्फ गरीब थे, कुछ अमीर भी थे जिसमें आप देख लो मर्चेंट्स भी थे, मैन्युफैक्चरर्स भी थे, साथ में कुछ प्रोफेशनल्स लोग भी थे जैसे कि प्रोफेशनल्स आप समझ लो लॉयर्स भी थे वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। तो ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। तो आपकी ये लाइन अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि ये सारे जो लोग थे वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और ये विश्वास करते थे, ये मानते थे इस बात को कि सोसाइटी में किसी भी तरह का बाई बर्थ जो प्रिविलेज मिलता है, किसी भी तरह प्रिविलेज मीन्स जो अधिकार मिलते हैं, जो अधिकार हमने पहले पढ़ा कि नोबल्स को बाई बर्थ ये अधिकार था कि वो किसी तरह का टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाई बर्थ इस तरह के जो अधिकार मिलते हैं तो ये मानते थे कि इस तरह के अधिकार जो होते हैं बहुत ही गलत होते हैं। रैदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग ये मानते थे कि पर्सन की जो पोजिशन होनी चाहिए सोसाइटी में वो बाई बर्थ नहीं होनी चाहिए, बट कैसे होनी चाहिए, उसकी मेरिट के हिसाब से। मेरिट मतलब कि कितना पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया है। दिस आइडियाज इन envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right। तो इस क्या हुआ, इसके बाद इस तरह के जब आइडियाज लोगों के दिमाग में आए तो उन्होंने एक सोसाइटी की कल्पना की, जिसमें मैंने अभी आपको बताया इनफिसेजिंग मतलब इमेजिनरी, आपको इमेजिन करना है। तो एक सोसाइटी की इन्होंने कल्पना की कि आगे चल के किस तरह की सोसाइटी होगी, फ्रीडम वाली सोसाइटी और इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए इक्वल लॉज हो, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज हो। और इस तरह के कुछ आइडियाज को कुछ फिलोसफर्स थे जैसे जॉन लॉके एंड जीन जैक्विस रूसो, इन्होंने भी काफ़ी सारी इन फिलोसफर्स ने भी अपनी बुक्स में इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी मेंशन किया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी मोटिवेट हुए, उनको समझ में आया और उन्होंने फिर इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जिसको आप 1789 के नाम से जानते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहीं पे देखिए इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉके, तो यहाँ पे आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि ये वाली बुक किसने लिखी थी, तो आपसे राइटर पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉके की बुक है जो सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। तो इन्होंने किसके खिलाफ, ये इनका मेन कंटेंट क्या था इस बुक में कि डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन क्या होता है, पहले के ज़माने में माना जाता था कि राजा का ये कहना था कि मैं गॉड की ही उत्पत्ति हूँ, ठीक है, मेरा जो कहना है वो आप सबको मानना है और क्योंकि आप
मेरे आदर्श मान रहे हो, अगर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप गॉड के ऑर्डर्स को मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो यही डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन के अकॉर्डिंग ही सारे जितने भी मोनार्च पहले ज़माने में थे, तो वो उसी डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन के अकॉर्डिंग ही रूल करते थे। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च, इसके साथ ही एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च, इट मीन्स कि मोनार्च जो होते थे, जो राजा रानी वहाँ के होते थे, जो भी शासक होते थे, उनके कुछ राइट्स हैं और उन राइट्स के अकॉर्डिंग ही सबको काम करना है, सबको उनके आदेशों का पालन करना है, यही उनका अधिकार था। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives। इसके साथ ही रूसो ने भी काफ़ी सारे आइडियाज़ को फॉरवर्ड किया और प्रपोज किया एक तरह की गवर्नमेंट को बेस्ड ऑन, इनका कहना था कि एक तरह की ऐसी सरकार बने जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बने। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होना चाहिए? पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो लोग हैं और जो लोगों को डायरेक्ट चुन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि आगे चल के एक तरह की इस तरह की गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, रूसो ने एक बुक थी इनकी बहुत ही फेमस, जिनको बोलते थे, जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इसको यहाँ याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके बाद देखिए मॉन्टेस्क्यू आ रहा है नेक्स्ट फिलोसफर, इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने प्रपोज किया है डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखिए सबके जो जितने भी फिलोसफर्स थे, चाहे वो लॉके हो, चाहे रूसो हो, चाहे मॉन्टेस्क्यू हो, तो इनकी जो थ्योरी थी इन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मैंशन करी और इनकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग देखिए सबकी फिलोसफी अलग अलग है। और ये अगर तीनों का ही देखे जाए तो तीनों ही एक तरह से मोनार्चिकल जो शासन था उसके खिलाफ थे। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि वो किस तरह से आगे चल के जब सोसाइटी होगी तो वहाँ पे पावर को डिवाइड कर दे, किसी एक के हाथ में पावर ना रहे। जैसे मोनार्च के केस में देखें तो पावर राजा रानी के उसमें हाथों में होती है और वही जो भी डिसीजन लेते हैं वही फाइनल डिसीजन माने जाते हैं, उन्हीं को सबको फॉलो करना होता है। बट मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि पावर को डिवाइड कर दिया जाए और विद इन द गवर्नमेंट में ही डिवाइड करें, जैसे कि लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो 3 ऑर्गन्स होती है गवर्नमेंट के, उसमें पावर को डिवाइड करें। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस मॉडल को गवर्नमेंट ने फॉलो भी किया, कब? यूएसए में, पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जब जो 13 कॉलोनीज थी यूएसए की, जब वो आज़ाद हो गई थी ब्रिटेन से, तो उन्होंने इस तरह के मॉडल गवर्नमेंट को फॉलो किया जहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को उन्होंने फॉलो किया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। इसके साथ ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स को गारंटी दिया था, ठीक है, कि हर एक इंसान को, जो भी इंडिविजुअल वहाँ पर रहता है, उसके कुछ अधिकार हैं, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो वो भी एक तरह का एग्जाम्पल था पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए, जो फ्रांस में वो ये बता सकते थे। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसिव इन सैलॉन्स एंड कॉफी हाउस इन स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो ये जितने भी आइडियाज़, जितने भी हमने अभी बात की आइडियाज़ की इन फिलोसफर्स की, तो ये सारी बातें जो थी, जो भी इनके आइडियाज़ थे, वो डिस्कस होते थे सैलॉन्स में, जब भी लोग सैलॉन्स में जाते थे या कॉफ़ी हाउसेस में जब भी बैठते थे साथ में। तो और बुक्स के, जब भी वो बुक्स पढ़ते थे इनकी या न्यूज़पेपर्स पढ़ते, जिनमें इस तरह के आर्टिकल्स और बातें होती थी, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे, जिससे एक डिस्कशन होता था, लोग सुनते थे इनकी बातों और इससे वो इंस्पायर होते थे। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड, देखिए ये लाइन आ रही है, दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो ग्रुप में कभी कभी उन चीज़ों को अलाउड भी, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के भी पढ़ा जाता था, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे लिखना या पढ़ना नहीं जानते, वो भी इन बातों को सुन सकें और इससे फायदा ले सकें। द न्यूज दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। इसके साथ ही जब लोगों को ये खबर मिली कि लुई 16 प्लान कर रहा है काफ़ी और नए नए टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए थर्ड स्टेट में, तब यहाँ के लोग बहुत गुस्से में भर गए और उन्होंने फिर तय कर लिया कि अब हमें प्रोटेस्ट, हम इसके खिलाफ शुरू करेंगे एक तरह का सिस्टम। किसके खिलाफ शुरू करेंगे? जो भी ये प्रिविलेजेस, जो भी बाई बर्थ इनको राइट मिले कि ये टैक्सेस नहीं देंगे, हम टैक्स देंगे, तो इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने एक सोच लिया कि अब हमें प्रोटेस्ट करना है, अब हम इस तरह के टैक्सेस को और आगे चल के पे नहीं करते रहेंगे। इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड रिजिम के टाइम के थोड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए हैं। एक जॉर्ज दांते का एग्जाम्पल है यहाँ पे, साथ में दूसरा जो है वो एक इंग्लिशमैन आर्थर यंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसने दांते की अगर मैं स्टोरी यहाँ पे पढ़ूँ तो उन्होंने वही बताया कि किस तरह से वो वहाँ पे पढ़े लिखे, बट जब नौकरी का टाइम आया तो उन्हें जॉब वहाँ नहीं मिल पाई, कोई करियर इनको नहीं मिल पाया, क्योंकि जितनी भी अगर देखें करियर देखा वहाँ पे आर्मी में जो जॉब्स होती थी और जो कि लो कोर्ट्स, जो भी कोर्ट्स वगैरह में जॉब होती थी, वो नोबल्स को बाई बर्थ मिलती थी, ठीक है। ये ओल्ड रिजिम का टाइम है। और इसके साथ ही इनको
चर्च में भी किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिली कि वहाँ पे रह सकें, और जितने भी दोस्तों को ये जानते थे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। तो इस तरह से किस तरह की कंडीशन वहाँ पे थी जब ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। इस तरह से एक और एग्जांपल एन इंग्लिशमैन आर्थर यंग की, जब वो ट्रैवल करे, उन्होंने यात्रा करी फ्रांस की ड्यूरिंग द ईयर्स, ये ईयर थे 1787 से 1789 का टाइम, जब उन्होंने वहाँ पे यात्रा की तो उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ पे स्लेव्स जो थे उनको बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था, किस तरह का इल ट्रीटमेंट था वहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किस तरह से ये लोग टैक्सेस पे करते थे। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद देखिए सेकंड आपका नेक्स्ट आ रहा है, जो हेडिंग आ रही है वो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये यहाँ से मेन हेडिंग स्टार्ट होती है कि आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, किस तरह से जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। तो लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। अच्छा, लुइस 16 ने किस तरह से यहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज किया, उसका रीजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेक्शन में कि काफ़ी सारे खर्चे थे, इवन जो टैक्स था, जो भी लोन था वो भी पे करना था, बाकी सब और भी जो खर्चे थे उनको फुलफिल करने के लिए और भी ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बोला कि आप सोचो कि किस तरह से उसने सब चीज़ें लागू की होंगी। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रीजन द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ठीक है, अगर ओल्ड रीजन की बात करें फ्रांस में, उस टाइम मोनार्च जो यहाँ का राजा होता था उसको किस तरह की पावर, किस तरह की शक्ति ये नहीं थी उसके हाथ में कि वो अकेले ही टैक्सेस को इम्पोज कर सके। Rather, he had to call a meeting of the States General, which would then pass his proposals for new taxes. इसके लिए क्या होता था पहले टाइम में, एक तरह की मीटिंग बुलाई जाती थी स्टेट जनरल की, तीनों स्टेट्स के जनरल की मीटिंग्स बनाई जाती थी, जिसमें एक बिल पूरा का पूरा प्रपोजल लाया जाता था कि न्यू टैक्सेस आपको बढ़ाने हैं, तो इस तरह से प्रपोजल लाया जाता था, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें फॉलो की जाती थी। द स्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसके साथ ही देखिए स्टेट जनरल की जो मैं बात कर रही हूँ, स्टेट जनरल में तीनों के तीनों जो भी 3 स्टेट्स होते थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614। तो इस तरह का एक मीटिंग जब बुलाई जाती थी, पॉलिटिकल मीटिंग 3 स्टेट्स की, वो लास्ट टाइम अगर फ्रांस में बात की जाए कब बुलाई गई थी, तो वो बुलाई गई थी 1614 में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टाइम से वहाँ पे स्टेट जनरल की किस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई, और जो भी यहाँ के मोनार्च होते थे वो अपने इंडिविजुअली फैसले यहाँ पे डिसीजन लेते जाते थे। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes। आप देखिए ऑन 5 मई को 1789 को लुइस 16 ने एक मीटिंग, जो एक असेंबली थी स्टेट जनरल की, उनको बुलाया और कहा कि पास करिए, प्रपोजल्स पास करिए न्यू टैक्सेस की, कि मुझे नए टैक्सेस यहाँ पे लगाने, तो एक पास कर दीजिए प्रपोजल। तो आ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सिलिस वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। तो एक पूरा का पूरा जो हॉल था, ठीक है, वो यहाँ पे आप समझ सकते एक जो एट्रैक्टिव इम्प्रेसिव पूरा कलर्ड ब्राइटली कलर्ड वहाँ पे एक पूरा पूरा हॉल डेकोरेट किया गया, जिसको कि आप बोल सकते हैं बहुत ही एट्रैक्टिव था वो। तो इस हॉल में ही सारे के सारे स्टेट जनरल की मीटिंग्स हुई, सारे के जो डेलीगेट्स थे 3 स्टेट्स के, उनको बुलाया गया। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स व्हाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। अब देखिए यहाँ भी कितना डिस्क्रिमिनेशन था, किस तरह का भेदभाव इनको वहाँ पे था, फील करना पड़ा। जब इस तरह के मीटिंग्स असेंबली ऑर्गेनाइज हुई, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो 300 थे, 300 ईच। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेट है जो क्लर्जी वाला, उसके भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और साथ में जो सेकंड स्टेट था उसके भी 300 जो नॉबल्स था उनके भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, और ये दोनों ही एक दूसरे के सामने रोज जैसे होती है ना, वहाँ पे बैठ गए और फेस ईच अदर ऑन 2 साइड्स। इसके साथ ही जो 600 मेंबर्स थे, थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे, उनको इनके पीछे खड़ा किया गया। ठीक है, उनको बैठने की भी परमिशन नहीं थी, जब ये 2 स्टेट बैठते थे तो उनको परमिशन नहीं थी बैठने की। तो द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर। अब थर्ड स्टेट में भी देखिए कौन से मेंबर्स वहाँ पे गए थे, वो थे प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स। ठीक है, जो पढ़े लिखे और जो अमीर थे, जो ज़्यादा टैक्सेस वहाँ पे करते थे, उनको परमिशन थी।
peasants, artisans and women were denied entry to the assembly। तो इस असेंबली में ये लाइन आपको बहुत याद रखनी है कि इस असेंबली में जो 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के गए थे वो अमीर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, अमीर का मतलब ये है कि जो काफी ज्यादा टैक्सेस देते थे, उनको परमिशन थी कि ठीक है आप असेंबली के मेंबर हो, आप आ सकते हो। बाकी पीजेंट्स की बात करूं, आर्टिसंस की बात करूं, वीमेन की बात करूं, उनको बिल्कुल भी इस असेंबली में खड़े होने और एंट्री की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them। बट जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इनकी डिमांड थी, प्रॉब्लम्स कह लो, जो भी डिमांड्स थी, वो ज़रूर 40,000 लेटर्स में लिस्टेड थी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे 600, वो अपने साथ 40,000 लेटर्स लेके गए थे, जिनमें इन पीजेंट्स, आर्टिसंस और वीमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो मेंशन थी। Voting in the states general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। अच्छा, जब वोटिंग का टाइम आया इस असेंबली में, तो वोटिंग उसी तरह से की गई जैसे पहले की जाती थी, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और ये प्रिंसिपल था कि हर एक स्टेट को एक वोट देना है। ठीक है, कितना वोट देना है? एक स्टेट एक वोट देना है। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और लुइस 16 ने भी यही माना कि ठीक है, इसी सेम पैटर्न को फॉलो करें, सेम प्रैक्टिस को, कि जो थ्री स्टेट है वो एक एक वोट देंगे। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडिंग दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। बट जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उनका मानना था, उनका ये कहना था कि आप जब आप वोटिंग करा रहे हो तो आप वोटिंग वैसे मत कराइए कि हर एक स्टेट एक एक वोट देगा। ठीक है, बल्कि आप कैसे कराइए कि हर एक स्टेट के पूरी पूरी असेंबली एज अ होल, और इसमें हर एक स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं, हर मेंबर एक वोट देगा। ठीक है, ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, इसी बुक की मैं बात की थी जो वहाँ पे मेंशन की थी। तो इसी प्रिंसिपल को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जहाँ पे जैसे इलेक्शन में भी देखा होगा आपने, हर एक पर्सन को अपना इंडिविजुअल वोट देने का अधिकार है। तो इसी की बात की थी फिलोसफर्स, रूसो फिलोसफर ने भी अपनी किस बुक में, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यही डिमांड कर रहे थे थर्ड स्टेट के लोग। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, तो इस प्रपोजल को जो थर्ड स्टेट ने बोला था कि हम तो वोट इस तरह से देंगे कि हर एक को अपना इंडिविजुअल वोट देने का पूरा अधिकार मिले, तो किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस प्रपोजल को जब रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो जो थर्ड स्टेट था, 600 जो मेंबर्स थे, उन्होंने बिल्कुल वो असेंबली छोड़ दी और वो बाहर निकल गए। ठीक है, इस असेंबली को छोड़ के चले गए। और क्या करने के लिए निकले? वो प्रोटेस्ट। ठीक है, The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। और जो representatives थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपने आप को एक तरह से समझा कि वो फ्रेंच नेशन, पूरे के पूरे फ्रांस नेशन के स्पोक्समैन हैं। ठीक है, जो भी यहाँ के लीडर्स की तरह ही वो हैं। ऑन 20, जो कि लोगों की और लोगों की बात को बोल रहे हैं। ठीक है, on 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। इसके साथ ही क्या हुआ, on 20 जून को ये जितने भी लोग थे जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इकट्ठे हुए एक हॉल में, वो हॉल कहाँ था? इंडोर टेनिस कोर्ट था, इन ग्राउंड ऑफ द वर्सलिस। ठीक है, वर्सलिस में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे इकट्ठे हुए और वहाँ पे उन्होंने शपथ ली कि हम आगे चल के एक नेशनल असेंबली बनाएंगे पूरे फ्रांस के लिए। और तब तक उन्होंने एक शपथ ली, कसम खाई कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते हैं और नेशनल असेंबली नहीं बनाते हैं, तब, और जो राजा की पावर है उसको लिमिटेड ना कर दें, तब तक हम अलग नहीं होंगे, तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे, और तब तक हम बार बार मिलते रहेंगे और इस वे में काम करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए, इस पूरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो थर्ड स्टेट के, उनके लीडर्स कौन थे? देखिए, हर जगह किसी भी मूवमेंट के लिए लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसी तरह से ये जो मूवमेंट था, दे वर लेड बाय मिरेबियो एंड एबेसियस। ठीक है, ये दो लीडर्स थे, इनके अंदर ही ये सारा का सारा मूवमेंट जो प्रोटेस्ट था वो ऑर्गेनाइज हुआ। मिरेबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। अगर मिरेबियो की बात करें तो वो बॉर्न हुआ था नोबल फैमिली में, बट उसने एक तरह से दूरी बनाई फ्यूडल प्रिविलेज वगैरह सिस्टम से, और उनका मेन मोटिव था कि किस तरह से इनको हेल्प की जाए थर्ड स्टेट के लोगों को। ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डेलिवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड टू एट वर्सलिस। उसने एक तरह की मैगजीन जो जर्नल्स भी होती थी उनको पब्लिश किया, जिसमें पावरफुल स्पीचेस दी और क्राउड्स को इकट्ठा किया वर्सलिस पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को मेंशन किया गया, तो आप एक बार इन सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए टेनिस कोर्ट ओथ दिखाई गई है, जो बहुत फेमस है, टेनिस कोर्ट ओथ। और इसका काफ़ी बार क्वेश्चन भी बन जाता है 3 मार्क्स का कि व्हाट यू मीन बाय टेनिस कोर्ट
कोट ओ। तो इसके पीछे भी यही स्टोरी है कि जब राजा को ये खबर मिली कि इस तरह से प्रोटेस्ट करने वाले हैं थर्ड स्टेट के लोग, तो उसने सेना को बुलाया और जगह-जगह सेना लगा दी, ठीक है? ताकि ये लोग असेंबल ना हो पाएँ और किसी तरह की मीटिंग्स को ना कर पाएँ। तो जब इनकी स्पेशली इन्होंने सोचा था कि हम कहीं और मिलेंगे, बट जब वहाँ पे देखा कि सेना अ, खड़ी हुई है, तब इन्होंने क्या कहा, जो टेनिस कोर्ट में वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने ये पूरी की पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की और वहाँ पे प्लेज ली कि जब तक हम अपनी फ्रांस कंट्री के लिए एक न्यू नेशनल असेंबली ना बना दें और कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें और राजा की पावर को लिमिटेड ना कर दें, तब तक हम बार-बार मिलते रहेंगे। तो इसी की वजह से इस ओथ को क्योंकि टेनिस कोर्ट में लिया था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा द टेनिस कोर्ट ओथ। एबीसीएस originally a priest wrote an influential pamphlet called what is the थर्ड स्टेट, ठीक है? एबीसीएस जो था वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे, जिन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था जिसमें व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है? उसका मेन क्या था, ये टॉपिक था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, की थर्ड स्टेट क्या है। पैम्पलेट क्या होता है, एक स्मॉल बुकलेट और लीफलेट होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है? एक सिंगल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है किसी भी बुकलेट में, उसी को बोलते हैं पैम्पलेट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि टॉपिक था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स में था। वाइल दी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, वाइल दी नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सलिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीज्ड विद टर्मोइल। नेशनल असेंबली जो पूरी की पूरी वहाँ बिजी थी वर्सलिस में कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है, उसके साथ ही जो रेस्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है, जो भी जितना भी फ्रांस का एरिया था वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल मची थी। क्यों? सेवियर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट। एक तो विंटर की वजह से काफ़ी सारी फसल जो थी बर्बाद हो गई थी। साथ ही जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो प्राइस जो थे ब्रेड के वो काफ़ी बढ़ गए थे। ऑफन बेकर्स एक्सप्लोइटेड दिस सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। इसके साथ ही बेकर्स की देखें कंडीशन सिचुएशन, तो इस लोग वो लंबी लंबी लाइन लगाते थे, वो कभी कभी उनकी दुकानों को लूट भी लेते थे, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगाने के बाद भी काफ़ी जब इतनी लंबी लाइन लगती थी उसके बाद भी जो स्पेशली जो वीमेन थी वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रहती थी, पर उनको जब नंबर आता था तो उनको सामान नहीं मिलता था, उनको ब्रेड नहीं मिलता था। तो इससे भी काफ़ी लोग वहाँ पे गुस्सा हो जाते थे, तो सामान लूट भी लिया जाता था। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, ठीक है? तो यही लाइन में बताई थी आपको कि काफ़ी घंटे तक खड़े होने के बाद जब इंसान गुस्सा हो जाता है, उनको सामान नहीं मिल रहा, तो वो शॉप्स पे एक तरह से टूट पड़ते थे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और इसके साथ ही जो किंग था, किंग ने ऑर्डर किया सोल्जर्स को, ट्रूप्स को, कि वो पेरिस में जाएं। एंड ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल। इसके साथ ही 14 जुलाई को क्या हुआ, जो गुस्साई भीड़ थी पूरी की पूरी, एजिटेटेड, जो उत्तेजित आप कर सकते हो, है ना, एक्साइटेड जितनी भी भीड़ थी, उसने एक तरह से पूरे के पूरे मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट हुए और गुस्से में उन्होंने जो बेस्टाइल, जो फर्स्ट पेज में पढ़ा कि बेस्टाइल जो एक फोर्ट्रेस था, जो किला था, जहाँ पे जिसे एक जेल भी कहा जाता था, प्रिजन भी बोला जाता था, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, और ये एक निरंकुश पावर जो थी, डेस्पोटिक रूल का प्रतीक था राजा के, तो उसको इस पूरी गुस्साई भीड़ ने तबाह कर दिया, उसको पूरी के पूरे तोड़ दिया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। इसके साथ ही देखिए कंट्री साइड में इलाकों में गांव से गांव तक ये एक खबर, एक अफवाह, रूमर्स मतलब अफवाहें फैल गई थी कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, ठीक है, मैनर देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, एंड ईस्ट स्टेट कंसिडरिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन, ठीक है, एक ईस्ट स्टेट जहाँ पे जो लॉर्ड्स होते थे, रिच पर्सन होते थे, उनके लैंड थे और उनके मेंशन थे, तो उन्होंने जो बदमाश होते हैं उनके ग्रुप्स को हायर किया है और कहा है कि जाके आप जो खेतों में पकी फसल खड़ी है उसको जाके बर्बाद कर दो। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फेयर, peasants in several districts seize hoes and pitchforks and attack शीटो, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को शीटो। तो क्या हुआ, काफ़ी सारे जो लोग थे, जब इन लोगों को ये खबर मिली तो गुस्से में तो थे, साथ में डर में भी थे, बट फिर इन्होंने सोचा कि इसका विरोध किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो भी इनके पास हथियार थे, आपने सुना होगा होज, जो कुदाली होती है, एक गार्डन टूल होता है विथ लॉन्ग हैंडल दैट इज़ यूज फॉर टर्निंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग प्लांट्स, है ना, तो इस चीज़ को यूज़ किया। साथ में पिच फॉक्स एक फार्म टूल होता है, तो उसको इन्होंने यूज़ किया
ताकि ये भी अपने आप को बचा सकें। और इन्होंने अटैक किया शीटों पे, ठीक है। और शीटो क्या था, कासल और स्टेली रेजिडेंट बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन, जो एक तरह का कासल होता था, एक रेजिडेंस होता था जहाँ पे कौन रहता था और किससे बिलोंग होता था, ये राजा या नोबलमैन का ये जगह होती थी। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न्ड डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैन्युअल ड्यूज। तो लोगों ने क्या किया, पूरे पूरे जितने भी ग्रेन शीटों में वो जगह थी, वहाँ पे इनको जो भी ग्रेन मिले, अनाज मिले, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जिसमें रिकॉर्ड था मैनोरियल ड्यूज का, ठीक है, जो इनसे लेबरर्स से वर्क कराया जाता था उन खेतों में, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड था। साथ में जो इनको टैक्सेस देने पड़ते थे, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड था। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, सारा जितना भी अनाज था वो ले लिया, वहाँ से लूट लिया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह के रिकॉर्ड जो लिखे होते जिन डॉक्यूमेंट्स में, उनको भी जला दिया। एक कह सकते हो आप दस्तावेजों को पूरा जला दिया, ताकि कोई रिकॉर्ड ना रहे, नहीं रहे। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। तो इसके साथ ही जो लार्ज नंबर नोबल्स वहाँ पे रहते थे शीटोज वगैरह में, उन्होंने जब भी खबर मिली कि इस तरह से अटैक हो रहा है हमारे ऊपर, और चीज़ों को लूट लिया जा रहा है, और दस्तावेजों को जला दिया जाता है, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, काफ़ी सारे नोबल्स वहाँ से भाग गए, और वो कहाँ माइग्रेट हो गए, नेबरिंग कंट्रीज में जाके बस गए। फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। इसके साथ जब इस तरह के रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स देखा, जब राजा ने देखा लुई 16 ने कि जगह जगह विद्रोह हो रहा है, इस तरह की कंडीशन होगी, तो फाइनली उसने नेशनल असेंबली की एकदम रिकॉग्नाइज कर लिया कि ठीक है, आप बिल्कुल नेशनल असेंबली जो बनाना चाहते हो, जो इससे पहले जनरल ईस्ट स्टेट जाना जाता था, ईस्ट स्टेट जनरल, उसको अब नया नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली, ठीक है। और इसने राजा ने एक्सेप्ट कर लिया प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया, जो भी की पावर, ठीक है, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर आप देना चाहते हो उस हिसाब से मुझे पावर दे दो, या जो भी मेरी पावर पे लिमिटेशन पुट करना चाहते हो तो वो आप कर लो। इट मीन्स इसने एग्री हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है कि जब राजा राज तो करेगा, वहाँ पे राजा के नाम से जाना भी जाएगा, बट उसकी जो पावर्स है उसको उन पे कुछ इस तरह की लिमिटेशन लगा दी है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। इट मीन्स कि राजा को अब किसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब वो अपने इंडिविजुअल फैसले लेने के लिए फ्री नहीं है। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लुई 16 ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। इसके साथ ही 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक पास किया डिक्री को, जो एक ऑफिशियल ऑर्डर बोलते हैं, डेट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसको फोर्सली सबको फॉलो करना होता है। इस ऑफिशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम जो था उसको हटा दिया गया है बिल्कुल। और मतलब जो भी फ्यूडल सिस्टम के बारे में मैं पहले आपको बताया था, किस तरह से जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे, इनके रईस लोगों के खेतों में काम करते थे और टैक्सेस इनको देते थे, और ज़रूरत पड़ने पे इनके लिए सेना में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी कोई रोड वोड कंस्ट्रक्शन होता था उनमें भी काम करते थे। तो ये सब चीज़ों से तो अब असेंबली ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया जिसके अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। साथ ही जो टैक्स का सिस्टम था कि थर्ड स्टेट टैक्सेस देगा, वो सब सिस्टम को खत्म कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। इसके साथ ही जो क्लर्जी थे उनको भी अब ये जो प्रिविलेजेस थे बाई बर्थ, जो उनको राइट मिले थे, वो भी हटा दिए गए। टैक्स वॉज एबोलिश्ड, जो टैक्स नाम का जो टैक्स उनको देना पड़ता था वो भी हटा दिया गया। साथ ही लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वॉज कॉन्फिस्केटेड, और साथ ही जो लैंड्स थे जो चर्च के अंदर भी, चर्च के पास भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी सारे लैंड थे, उनको भी सील कर दिया, कॉन्फिस्केट कर दिया गया। एज अ रिजल्ट, ठीक है, इसके रिजल्ट के बाद क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवरेज। तो आप जो जितना भी गवर्नमेंट की जितनी भी कमाई होती थी वो कितनी, एटलीस्ट कितनी होगी, 2 बिलियन लेवरेज, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।